गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन सैन आयुर्वेद कॉलेज। आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है स्वस्थवृत्त। और स्वस्थवृत्त का कॉमन टॉपिक स्कूल हेल्थ हम कंटिन्यू कर रहे थे। स्कूल हेल्थ में हमने एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। तो उसमें हमने बात की थी कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए और स्कूल के कलर वगैरह या किस तरह से हम बिल्डिंग को मेंटेन करेंगे जिससे कि क्या आएगी स्वास्थ्य जो बच्चों का बना रहे। और टाइम टू टाइम उनका बच्चों का चेकअप करना है हमने। और टाइम टू टाइम चेकअप करके यदि कोई बच्चा हमें संक्रमित लगता है किसी भी रोग से तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमने करवाना है और उसका ध्यान देना है। और उसमें हमने बात की थी टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की और बच्चों के साथ साथ जितने भी कर्मचारी हमारे स्कूल में हैं उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हुए थे जिसमें कि हमने क्लासरूम की जो लेंथ ब्रेड्थ है वो कितनी रखनी है, वेंटिलेशन के लिए हमने जो खिड़की का विंडो का एरिया है वो कितना रखना है। तो सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इसके लिए स्कूल हेल्थ के लिए। और एक हमने बात की थी मिड डे मील की। मिड डे मील यानी कि जो क्या आएगी एक पूरे जो एक दिन होता है उसमें बच्चों के लिए जो डाइट का हमने ध्यान रखना है जिसमें प्रोटीन या कुछ कैलोरीज का हम ध्यान में रखते हुए उनको डाइट देंगे। एक पोषण कार्यक्रम जो हमारा उसमें आ जाता है। तो आज हम क्या करें उसमें हमने वाटर सप्लाई की बात की थी, ईटिंग फैसिलिटी की बात की थी, टॉयलेट की बात की थी, क्लासरूम की बात की थी और फिर न्यूट्रिशनल सर्विस की बात की थी और प्राथमिक चिकित्सा की बात की थी। हमने बात की थी जैसे PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर PHC होगी। या फिर अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो एक स्पेशली जैसे मान लो एक शहरी स्थान पर क्या होगा उसके लिए पर्सनली एक जो है डिस्पेंसरी रख सकते हैं हम लोग बच्चों के लिए भी और वहाँ के स्टाफ के लिए भी। तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। फिर हमने कुछ रोगों की भी बात की थी जो कि बेसिकली पाए जाते हैं स्कूल चिल्ड्रंस में। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रिवेंटिव थेरेपी की बात करेंगे। प्रिवेंटिव थेरेपी प्रिवेंटिव थेरेपी का मतलब क्या हुआ, निरोधक चिकित्सा। यानी कि जो रोग होते हैं या होने वाले हैं उनको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं और उनकी चिकित्सा किस प्रकार से कर सकते हैं। प्रिवेंटिव थेरेपी मतलब निरोधक चिकित्सा। और इसमें क्या करेंगे हम, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज करेंगे। किसको रोकना हमने, संक्रामक रोगों को। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज जिसे बोलते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। उन रोगों को हमने रोकना है। ठीक है, तो रोकथाम किस तरह से करेंगे, मेनली इसकी 3 सीरीज है। ठीक है, 3 सीरीज है जिसमें फर्स्ट क्या हो गया, कंट्रोलिंग द रिजर्वायर, जो संक्रमण के स्रोत हैं, संक्रमण के स्रोत, जिसको इंग्लिश में हम बोल लेंगे तो कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर। तो इससे आप क्या समझते हो, रिजर्वायर, कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर या संक्रमण के स्रोत, इसके नाम से क्या समझते हो आप कि जो लोग या जिसके कारण वो संक्रमण फैल रहा है, या रिजर्वायर जो अपने अंदर एंटीजन को रखता है जो रोग का कारण बनता है। ठीक है, तो जैसे कि कौन बन रहा था रोग का कारण, जैसे डेंगू मलेरिया में मच्छर होते हैं, है ना, मॉस्किटो। मॉस्किटो हो गया, जो मैंने आपको बताया था ना, कैरियर, जो मतलब लेके जाता है किसी एंटीजन को या डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या वायरस को या फंगस को, ये एक पर्सन तक या किसी इंसान तक लेके जाता है
तो उसको क्या बोलते हैं, संक्रमण के स्रोत। स्रोत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके कारण, इनके थ्रू संक्रमण फैल रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जिनके थ्रू फैल रहा है उन पे कंट्रोल करना है सबसे पहले। तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंट्रोलिंग दी रिजर्वायर। ठीक है। फिर सेकंड क्या आ गया, द रूट ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि संक्रमण के मार्ग। रूट ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण के मार्ग, संचरण के मार्ग। जैसे हमने जब कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ी थी तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो ट्रांसमिशन का रूट है, अलग अलग बीमारियों के हमने रूट ऑफ ट्रांसमिशन पढ़े थे। एक हम बात करते थे जब हम जिसकी टाइफाइड की जब हम बात कर रहे थे तो हमने इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा था, फिको ओरल रूट, ये पढ़ा था, है ना। तो अब फिको ओरल रूट का मतलब क्या हुआ, फिको फिकस किसे कहते हैं हम, फिको यानी कि जो हमारा मल है, ठीक है। ओरल किसे कहते हैं हम, ओरल यानी कि मुख, और रूट यानी कि जिस रूट के थ्रू वो फैल रहे हैं। तो फिको ओरल रूट का मतलब अर्थात ये हो गया कि जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, उसने खुले में मल त्याग दिया, जैसे टाइफाइड का कोई पेशेंट है, उसने खुले में मल त्याग किया है? हाँ, तो खुले में मल त्याग दिया तो उसके मल में मक्खी बैठी, वो आपके खाने पे आके बैठी तो आपने वो खा लिया, तो ये क्या हो गया, फिको ओरल रूट। या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति ने, जैसे मान लो आपने जो कुछ होते हैं, नहर हो गई या जो गांव में क्या होते हैं वो नाले वगैरह, उससे जो पानी के जो होते हैं स्पेशल, उसमें जैसे मान लो किसी ने मल त्याग दिया और उसी रोड से क्या कि उसी जगह से जो गांव की जनता है वो पानी पी रही है ना, तो वो बैक्टीरिया वहां पे उस पानी में मिल गए, तो वो क्या हो गया, फिकस से आया है और हमारे ओरल तक यानी कि मुख तक वो पहुंच गया, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, फिको ओरल रूट। अब हमने क्या करना है, ये जो रूट है ना, ये ठीक है, इसको क्या बोल दिया, संचरण के मार्ग। संचरण के मार्ग यानी कि ये संचरण कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आया है तो इसने संचरण किया है, तो ये क्या करेंगे, हम इसको रोकेंगे, रूट ऑफ ट्रांसमिशन को रोकेंगे कि पानी, जैसे मान लो पानी जमा नहीं होने देंगे, या फिर खुले में शौच नहीं करना, खुले में मल त्याग नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव थेरेपी कर सकते हैं। ये तो हुई दो की बात। फिर तीसरा, दी ससेप्टिबल होस्ट, अति संवेदनशील मेजबान। थर्ड आ गया अति संवेदनशील मेजबान या होस्ट, ससेप्टिबल होस्ट, अब अति संवेदनशील होस्ट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत उनकी इम्यूनिटी तो डाउन होती है, बहुत उनकी जो बॉडी होती है वो सेंसिटिव होती है, जिससे क्या होता है, उनको कोई भी रोग बहुत जल्दी होता है। अगर 4 बंदों का ग्रुप है तो 4 में से चारों को हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन उसको क्या होगा, एक बंदे को चारों में से जो है जल्दी से जल्दी कोई बुखार, जुकाम या किसी भी प्रकार का रोग उसे जल्दी होता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस है उस पर जल्दी अटैक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे ये ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, क्षय रोग का, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी कम होने के कारण उसमें वो जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया वो ग्रो हो जाता है। तो मतलब ऐसे जो होस्ट है, होस्ट किसे कहते हैं, अब जैसे मान लो कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है, तो उसके लिए उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगल या पैरासाइट के लिए हमारी बॉडी क्या है, होस्ट है, यानी कि मेजबान। दो चीजें होती है ना, एक तो मेहमान होता है, एक मेजबान होता है। मेहमान तो जो गेस्ट आया है वो, ठीक है, अब जिसके घर में आया वो क्या है, मेजबान है। तो
जो आया वो गेस्ट है, जिसके घर में है वो होस्ट है। ठीक है, समझे बात को? तो हमारा शरीर क्या है, हमेशा एक गेस्ट के रूप में अपने होस्ट के रूप में रहेगा। ठीक है, और जो एंटीजन आया है, जो डिजीज कोजिंग एंटीजन है, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगल या पैरासाइट है, वो क्या है, होस्ट गेस्ट के रूप में रहेगा, मेहमान के रूप में। ठीक है, ये दो चीजें हैं, वो क्या गेस्ट है और हमारी बॉडी क्या है, होस्ट है। तो हमारी बॉडी, अगर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी क्या है, सेंसिटिव होस्ट होती है, मेजबान। ठीक है, अति संवेदनशील, संवेदनशील किसे कहते हैं, जो सेंसिटिव होती है। ठीक है, या जिस पे रोग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो उसका हमने ख्याल रखना है। इस प्रकार से हम प्रिवेंटिव थेरेपी 3 चरणों में हम कर सकते हैं। पहले तो क्या हो गया, संक्रमण के स्रोत हैं उसको खत्म करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, मच्छरों को मार दिया, ठीक है, डीडीटी वगैरह छिड़क दिया कैसे भी, तो हमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें लगेगा कि अब डेंगू मलेरिया नहीं फैलेगा। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, संचरण के मार्ग। ठीक है, अब मार्ग क्या है, किस रूट से वो जा रहा है, अपने तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, उस चीज को हम ब्लॉक कर दें। फिर थर्ड क्या है, जो हमें लगता है कि बहुत ही सेंसिटिव है जो बंदा, उसको उन चीजों से हम बचा के रखेंगे। इस तरह से हम प्रिवेंटिव थेरेपी कर सकते हैं, निरोधक चिकित्सा जिसको हम बोलते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं संक्रमण के स्रोत को नियंत्रित करना। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था, संक्रमण के स्रोत को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना। ठीक है, उसमें कैसे कर सकते हैं हम, सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस यानी कि शीघ्र निदान, ये हो गया शीघ्र निदान। इसका मतलब क्या होता है, इससे कुछ समझते हो पूजा, शीघ्र निदान से या अर्ली डायग्नोस से, अर्ली डायग्नोज, कुछ समझते हो इससे क्या, शीघ्र का मतलब जल्दी, निदान का या डायग्नोज का, डायग्नोज से क्या समझते हो, डायग्नोज है डॉक्टर, रोकना, रोकना तो प्रिवेंशन हो जाता है या प्रिवेंटिव हो जाता है, निरोधक हो जाता है। डायग्नोज का मतलब हो गया, जैसे हम लोग किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, उसको हमने बता दिया जी डॉक्टर साहब पेट में दर्द रहता है, भूख कम लगती है, खाने पीने का दिल नहीं लगता, दिल नहीं करता, और जो फीवर है वो मुझे जैसे आता है और हाई ग्रेड फीवर आता है। ठीक है, कभी कभी मुझे ठंड भी लगती है और कुछ भारी खा लूं तो मेरे को उल्टी टाइप भी हो जाता है। ठीक है, तो अब वो जो हमने कंप्लेंट बताई है उसके बेसिस पे क्या करेगा, वो एक डायग्नोज बनाएगा। डायग्नोज बनाने यानी कि एक निदान करेगा, आयुर्वेद में निदान बोल देते हैं। तो उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, या फिर वो क्या करेगा, आपकी कंप्लेंट सुन ली, फिर वो क्या करेगा, आपके टेस्ट लिख देगा। जैसे उसने सीबीसी लिख दिया, ठीक है, और क्या एमपी लिख दिया यानी कि मलेरियल पैरासाइट लिख दिया। ठीक है, या फिर एक साथ में विडाल लिख दिया उसने। ठीक है, ये तीनों टेस्ट उसने लिख दिए। ठीक है, इसमें सीबीसी में क्या हो गया, इन्फेक्शन बढ़ के आ रही है, टीएलसी हमारी बढ़ के आ रही है। यानी कि नॉर्मल कितनी होती है हमारी टीएलसी की रेंज, याद है, नॉर्मल रेंज होती है इसकी 4000 से 11000। ठीक है, अगर 4 से नीचे तो भी कुछ ना कुछ समझो गड़बड़ है, अगर 11 से ऊपर है तो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ से तो ये क्लियर हो गया। फिर एमपी यानी कि मलेरियल पैरासाइट, क्योंकि पेशेंट बता रहा है हमें कि ठंड लग के फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, यानी कि 103 104 इस तरह से बुखार आता है मेरे को, 102, और लेकिन ठंड लग के आता है, तो उसका शक जाता है ठंड लग के बुखार आता है, जो सबसे ज्यादा मलेरिया का एक साइन सिम्टम होता था। तो हम क्या करेंगे, मलेरिया क्या हुआ, इन्होंने बता दिया नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव,
यानी कि नेगेटिव है मानो मलेरिया। ठीक है, अब इतना पता है इन्फेक्शन तो है लेकिन मलेरिया नहीं है। फिर विडाल है, यानी कि विडाल किसके लिए करवाते हैं आप, याद है? विडाल टेस्ट आपको बताया था मैंने। अब इसमें मान लो कि विडाल पॉजिटिव आ गया, विडाल टेस्ट हम करवाते हैं टाइफाइड के लिए। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये पॉजिटिव आ गया तो हमारे दिमाग में तो जब उसने कंप्लेंट बताई थी तब एक कंफ्यूजन था, हो सकता है उसको मलेरिया भी हो सकता है उसको टाइफाइड भी हो। फिर जब हमने टेस्ट करवा लिए तो अब क्या हुआ, विडाल पॉजिटिव आ गया तो क्या है, उसको टाइफाइड है। ये हमारा डायग्नोज बन गया कि उसको रोग कौन सा है, क्या रोग हुआ है, किस चीज की हमने मेडिसिन देनी है। तो ये क्या है, डायग्नोज, इसी को डायग्नोज बोलते हैं कि हमें पता करना है कि जो है रोगी है उसको रोग कौन सा है। ठीक है, उसको क्या रोग है, उसको कौन सी डिजीज है, डिजीज का पता लगाना ही डायग्नोज होता है। तो अर्ली डायग्नोज का मतलब क्या हो गया, हम क्या करेंगे, कोई भी उसे बीमारी हुई है शुरू में पता लगा ले। यानी कि मैंने आपको एक आयुर्वेद का टॉपिक पढ़ाया था ना, जिसमें मैंने आपको स्टेजेस बताई थी, याद हो तो आपको, कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या था कि अलग अलग स्टेज थी, जहाँ पे जैसे यहाँ दोष बढ़ना शुरू हुए, ठीक है, प्रकोप, प्रेशर, इस तरह से स्थान संचरे, व्यक्त अवस्था, भेद अवस्था, एक मैंने आपको इस तरह से जो अलग अलग स्टेज बताई थी रोग की, कि रोग ये तो है नहीं सीधा अंदर बैक्टीरिया आया और आते ही आपको बिल्कुल मंजे पे डाल दिया और बिल्कुल मरने वाली अवस्था होगी। ये क्या है, शुरू शुरू में आके अंदर डिवाइड होगा, अपने सेल को मारेगा, खुद के सेल को बढ़ाएगा, कॉपी करेगा, तो इसमें भी क्या है, टाइम लगेगा। लेकिन जब वो अपने डिवाइडेशन करना शुरू किया उसने, तो क्या होगा, आपके अंदर कुछ बॉडी के अंदर जैसे बॉडी पेन, शरीर दुखने लग गया, हल्का हल्का फीवर आने लग गया, या किसी प्रकार के कोई चकते निकल गए आपके, तो वो क्या है, एक अपनी बॉडी साइन देती है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ शुरू हुई है। तो उसी टाइम पे जब ये बीमारी शुरू हुई है, उसी टाइम पे इसका ट्रीटमेंट हम शुरू कर लेते हैं, अर्ली डायग्नोज, यानी कि इसको पकड़ लें शुरू में कि यार तेरे को तो ये बीमारी है, टाइफाइड है। ठीक है, अगर शुरू में पकड़ लेंगे तो अर्ली का मतलब पहले, डायग्नोज तो मतलब शुरू में या पहले पहले जब वो रोग हुआ है तभी उसको हम रोग का पता लगा लें, उसको अर्ली डायग्नोज करते हैं, उसे शीघ्र निदान करते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो निदानिक रूप से प्रयोगशाला निष्कर्षों की सहायता से मामलों की शीघ्र पहचान रोगी के शीघ्र उपचार के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी कि अब क्या है कि अगर हम डायग्नोज ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं लगेगा हमें कि रोग क्या है इसको, तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं होगा अगर हमें पता ही नहीं लगेगा। अब जैसे मान लो अगर उसको फीवर आ रहा है, वो घर पे ही या फिर मेडिकल से जाके किसी फार्मासिस्ट से रोजाना एक बुखार की टेबलेट ले लेता है। ठीक है, बुखार तो वो तो एक लक्षण अपनी बॉडी का, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये टाइफाइड तो ठीक नहीं होगा, है ना। तो हम पता लगाएंगे। और अब क्या है कि मेडिकल वाले में, फार्मासिस्ट में और एक डॉक्टर में फर्क क्या होता है, यही डिफरेंस होता है कि हम फार्मासिस्ट को, मेडिकल वाले को जाके कोई लक्षण बताएंगे कि मुझे फीवर है, तो वो फीवर की उठा के दवाई दे देगा, बुखार की दे देगा। आप बोलो कि दर्द है मुझे, तो वो क्या करेगा, आपको एनाल्जेसिक, ठीक है, आपको पेन रिलीफ दे देगा। तो इसलिए क्या कि वो सिर्फ लक्षण के हिसाब से आपको जो आप बता रहे हो, जो आप सिम्टम बता रहे हो, वो आपको सिम्टोमेटिक टैबलेट्स दे देगा। और डॉक्टर क्या करेगा, प्रॉपर उसका निदान, उसका डायग्नोज बनाएगा कि इसको किस कारण से हो रहा है। ठीक है, किस कारण से ये सब लक्षण आ रहे हैं, तो उसका इलाज करना हमने। ठीक है, तो ये फर्क किसमें है, एक डॉक्टर में और एक फार्मासिस्ट में, या मेडिकल वाले जो बैठे होते हैं। ठीक है, तो अब फिर क्या आ गया, सेकंड क्या है, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, एक आ गया अधिसूचना वर्ड।
अब जब एक बार किसी संक्रामक रोग की पहचान या संदेह हो जाता है तो उसे स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को अधिसूचित किया जाना चाहिए। अधिसूचना का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे एक लोकल लेवल पे या एक गांव के लेवल पे जैसे पीएससी वगैरह होती है वहां पे उसको उसकी सूचना दी जाएगी इस प्रकार का रोगी यहाँ पे पाया गया है, ठीक है, जिससे उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, जिसकी जिम्मेदारी रोगियों को चिकित्सा देखभाल के प्रावधान सहित नियंत्रण उपाय को लागू करना है, ठीक है। अगर हम छुपा के बैठ जाएंगे, जैसे मान लो कि अभी जो कोविड जो फैल रहा था तो कुछ लोग क्या कर रहे थे कि अगर उनको कोविड हुआ है, लक्षण हुए, तो वो क्या कर रहे थे, वो छुपा के बैठ रहे थे, ठीक है। लेकिन सरकार का कहना क्या था कि अगर किसी को भी ऐसे लक्षण आए तो हमें सूचित करें और अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करवाएं। तो अब यह क्या है कि अधिसूचित रोगों में गैर संचारी रोग, ठीक है, अधिसूचित रोगों में क्या है, गैर संचारी रोग जो एक से दूसरे में फैलते नहीं है। जैसे कौन से नहीं फैलते, कैंसर। कैंसर जो है वो ऐसा रोग है जो मतलब अगर साथ में खा लो, पी लो, बैठ जाओ, सो जाओ, कुछ भी कर लो, एक से दूसरे में नहीं फैलेगा, वो जिसमें है उसी में रहेगा। और क्या है, जन्मजात दोष, ये क्या है, कंजेनिटल डिजीज जो मैंने आपको बताया है, जन्मजात दोष यानी कि जो जन्म से ही कंजेनिटल डिजीज होती है, जो जन्म से प्रेजेंट होती है, वो भी दूसरे में नहीं फैलेगी। फिर दुर्घटनाएं, ठीक है, दुर्घटना वगैरह है तो वो उसमें भी जिसके साथ दुर्घटना भी उसी के साथ ही होगी, दूसरे के साथ तो कोई उसका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। फिर अधिसूचना क्या करती है, महामारी विज्ञान संबंधी जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब महामारी की बात की है तो महामारी जब हम बात करते हैं तो महामारी क्या होता है कि जैसे कोविड था, वो भी एक महामारी थी, पेंडेमिक जो बोलते हैं, यानी कि पूरी एक कम्युनिटी में फैल जाना, ठीक है, पूरे एरिया में जो फैलता है उसे हम महामारी बोलते हैं, ठीक है। एक ही रोग बहुत सारे लोगों को जब अपने प्रकोप में शामिल कर ले तो उसे हम महामारी कहते हैं। तो महामारी विज्ञान संबंधी जानकारी जो अधिसूचना है, तो उसकी भी, महामारी की भी सूचना हमने क्या करना है, चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचानी है, यानी कि उसकी सूचना देनी है। फिर क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा, बीमारी के फैलने का जल्दी पता लग जाता है। अगर हम जल्द से जल्द बताते रहेंगे कि यहाँ पे 2 पेशेंट आए हैं, 5 पेशेंट आए हैं, 10 पेशेंट आए हैं, तो उसका जल्द से जल्द सरकार को भी पता लगेगा और हेल्थ डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि ये रोग बहुत तेजी से फैल रहे हैं, ये महामारी का रूप ले सकता है। तो जिसके स्वास्थ्य प्राधिकरण को बीमारी के फैलाव को नियंत्रण करने के लिए तुरंत कार्रवाई की अनुमति मिल जाती है। संक्रामक रोगों की सूचना उपस्थित चिकित्सक, परिवार के मुखिया, आम लोगों, नेताओं आदि सभी मामलों में स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निदान की पुष्टि की जाती है, ठीक है। यानी कि ये पूरे एक कम्युनिटी को अपने जो है कि डायग्नोज करने के लिए या उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर ये अप्लाई होता है, भले ही वो कोई भी हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम IHR के तहत कुछ बीमारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा WHO को अनुसूचित किया जाता है, ठीक है। अब क्या कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो WHO को इन्फॉर्म किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, हर कंट्री के द्वारा, ठीक है। जैसे IHR में तो क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ रिसर्चेस के अधीन में क्या है, हेजा। हेजा क्या होता है, हेजा हमने पढ़ा भी था इंग्लिश में। हेजा कोलेरा को बोलते हैं, कोलेरा। कोलेरा में क्या होता है पूजा, हेजा या कोलेरा में क्या होता है, क्या सिम्टम होता है, बंदे को क्या दिक्कत होने लग जाती है, हाँ, लूज मोशन और वोमिटिंग दोनों बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। एक दिन में 30 से ज़्यादा लूज मोशंस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, IHR में प्लेग एक डिजीज होती है, प्लेग। ये मैंने आपको बताया था कि चूहे के काटने से या चूहे के जो यूरिन होता है उससे भी हो जाता है। और क्या है, पित्त जबर, एक पित्त जबर, ठीक है, इसे येलो फीवर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका ये भी इसके IHR के अंतर्गत आती है। फिर WHO के निगरानी के तहत कौन सी आती है, जूं जनित टाइफस बुखार, एक टाइफस फीवर होती है, और
पुनरावर्ती बुखार, जो बार बार फीवर आ रही है, लकवा ग्रस्त यानी कि पैरालाइज हो गया, या पोलियो हो गया, मलेरिया हो गया, वायरल इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सभी WHO के अंडर में आती है। फिर नेक्स्ट आ गया महामारी विज्ञान जांच। अब क्या है कि जो एपिडेमियोलॉजी है, इन्वेस्टिगेशन है, इसमें क्या होगा, इसमें हमने क्या करना है, जो संक्रमण के स्रोत हो गए यानी कि इसके थ्रू संक्रमण इन्फेक्शन फैल रहा है वो, और भौगोलिक स्थिति यानी कि वहाँ का एरिया कैसा है, जमीन कैसी है, तो उस तरह से उसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे, जलवायु देखेंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उस एरिया का जहाँ पे ऐसी कोई एपिडेमियोलॉजी या महामारी फैल रही है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि जब भी महामारी फैलती है वहाँ पे जल का, वायु का और भूमि का मुख्य कारण होता है। जल, वायु, भूमि, ये जब दूषित होती हैं तब महामारी फैलती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे अपन, और उसका किस चीज की जांच करेंगे, सामाजिक, संस्कृति, व्यवहारिक नमूने की पहचान और सबसे महत्वपूर्ण संक्रमण के कारक, यानी कि संक्रमण फैल इन्फेक्शन जो है वो फैल किसके कारण रही है, और उसका स्रोत, रोग वाहक, रोग वाहक किसे कहते हैं हम, जो रोग करने में उसको जो एंटीजन को लेके जा रहा है वो रोग वाहक है, कैरियर। और अति संबंधित मेजबान आबादी की पहचान शामिल है। इसको क्या करेंगे, जिसको रोग हुआ उनकी पहचान करेंगे। फिर आइसोलेशन, फिर हमने जब जैसे पढ़ा था उसके अंदर, ये कोविड के अंदर एक काम किया जाता था आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अलग करना। आइसोलेशन, आइसोलेशन यानी कि आइसोलेट करना। ठीक है, जब पता लग गया कोई बंदा इससे ग्रसित है तो उसको क्या करना है, आइसोलेट कर देना है एक पीरियड के लिए, जैसे मान लो 14 डेज के लिए, 2 हफ्तों के लिए उसको अलग रखा जाए एक नॉर्मल पॉपुलेशन से। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, आगे फैला सकता है। फिर उपचार, उपचार क्या है, व्यक्तिगत उपचार केवल संक्रमित व्यक्ति का या सामूहिक उपचार हो सकता है। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे जब, तो वो क्या कि पर्सनल एक व्यक्ति का जो संक्रमित है उसका भी हो सकता है, या फिर वो पूरी आबादी का भी हो सकता है। ठीक है, कंप्लीट उसका भी हो सकता है। उसके बाद क्या है ट्रीटमेंट, फिर क्या है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन भी यही है जैसे आइसोलेशन था। ठीक है, आइसोलेशन में क्या हो गया, दूसरे से अलग रखना। क्वारंटाइन भी इसी तरह से था, जब तक कि जैसे कोई रोगी के संपर्क में आया है लेकिन अभी उसको रोग नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कितना टाइम है, जैसे 14 दिन वायरल का ज्यादातर होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, जब वो एंटर किया और जब उसने पहला साइन उसने रोग का उत्पन्न किया तो उस बीच के जो समय को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये जो क्वारंटाइन पीरियड है ये भी इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से रखा जाता है। तो इसको क्या करेंगे, इतने दिनों तक अलग रखेंगे। ठीक है, ताकि ये भी किसी को रोग ना फैला पाए, अगर इसमें कोई सिम्टम आते हैं तो इसका ट्रीटमेंट हो सके। फिर इसमें क्या है कि क्वारंटाइन भी अलग अलग है। एब्सोल्यूट क्वारंटाइन यानी कि पूरी तरह से उसके ऊपर सख्त प्रतिबंध हो जाएगा, तो उन्हें एक कमरे में रहना है। ठीक है, फिर क्या है मॉडिफाइड क्वारंटाइन, इसमें क्या करेंगे थोड़ा बहुत इसको, जैसे कुछ एरियो के लिए हम रोकेंगे, जैसे बच्चों को स्कूल से बाहर रखेंगे, स्कूल नहीं जाना। ठीक है, फिर पृथक्करण यानी कि सेग्रेशन, उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आ गया हमारा इंटरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, जब जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो ये सेकंड कैटेगरी आ गई। तो पृथक्करण, विशेष विचार के लिए पृथक्करण संचारी रोग के नियंत्रण की सुविधा। तो ये हमने क्या करना है, रोग को रोकने के लिए ये स्टेप हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, संक्रमण के स्रोत इनको नियंत्रित कैसे किए हैं, इसमें अलग अलग चीजें हमने पढ़ी हैं। फिर सेकंड आ गया संक्रमण में रुकावट, इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो संचरण के मार्ग हैं, या संक्रमण में रुकावट कैसे करेंगे, यानी कि अगर इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति तक जाने से हमने रोकनी है तो उसको क्या करेंगे, उसमें इंटरप्शन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे संक्रमण के मार्गों को अवरुद्ध करते हैं। संक्रमण का जो मार्ग है जिस रूट से वो हो रहा है, जैसे टाइफाइड है, पेचिस है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए है, हैजा है, इनको रोकने के लिए क्या करेंगे हमने बात की थी, जब पानी को हम साफ करते हैं ना उसमें क्लोरीन की गोलियां डालते हैं, उसे क्लोरीनेशन बोलते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह है जो हानिकारक पदार्थ है उसमें से उसको मार सके।
ठीक है। या फिर हम जब भी खाना खाएंगे हाथ धो के खाना खाएंगे, और क्या करेंगे, खाने को अच्छे से पका के खाएंगे। और क्या कर सकते हैं इसमें, खाद्य जनित रोगों को रोकने के लिए भोजन को तुरंत ठंडा करना तथा मलेरिया, डेंगू, फिलेरिया आदि को रोकने के लिए मच्छरों के प्रजनन स्थल को खत्म करना है। प्रजनन स्थल कौन से होते हैं मच्छरों के, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, कूलरों में पानी चेंज करना है टाइम टू टाइम। तो इस तरह से क्या कि जहाँ पे मच्छर पैदा होते हैं उन स्थान को भी हमने खत्म करना है। फिर तीसरी जो पॉइंट है ससेप्टेबल होस्ट, यानी कि जो अति संवेदनशील होस्ट है, वो क्या है, जोखिम वाले लोगों को निम्नलिखित में से एक से अधिक तरीकों से संरक्षित किया जाता है। तो ये वाला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।